हेलो गाइस, सो वेल माय नेम इज आयुष पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इसका पहले तो हम बैकग्राउंड समझते हैं कि यूरोपियंस जो हमारे इंडिया में आए वो कैसे आए। तो बैकग्राउंड देखो, समझने से पहले सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि जैसे मान लो ये देखो हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये पार्ट है इंडिया का। पहले क्या हुआ करता था, ये हमारा पार्ट है देखो पुर्तगीज का। तो सबसे पहले हमारी कंट्री में पुर्तगीज आए। अब देखो ये लोग क्यों आए, तो ये लोग पर्पस इनका क्या था आने का, इनका पर्पस आने का था ट्रेड। ट्रेड पर्पस था, जो कि पहले से भी लोग ट्रेड कर रहे थे। बट तब ये जो रूट है, ये वाया लैंड रूट, यहाँ से ये इंडिया, यहाँ से इंडिया से आते थे और ट्रेड करते थे और अपना सामान लेके अपना चले जाते थे। ठीक है, सिंपल ये था। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आया कि जब ऑटोमन्स एम्पायर, या फिर आप कहो कि अरब का अरब का डोमिनेंस था इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में जब अरब का डोमिनेंस था तो जो ये लोग यहाँ से ट्रेड करते थे, तो ये वाला रूट अब ये लोग यहाँ से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ना अरब यहाँ से टैक्स चार्ज करने लगे थे। सपोज करो, एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इंडिया में कोई चीज इन लोगों ने 50 रुपए की खरीदी, तो अरब अरेबियंस बोलते थे कि यहाँ से इनको 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके ये जाके अपनी कंट्री में यहाँ पे ये पुर्तगीज सेल कर पाएंगे। तो उनको चार्ज काफी ज्यादा लगता था, जिस वजह से अब उनके मन में क्या हुआ कि उनको एक लगा कि हमें एक कोई और रूट देखना चाहिए। तो उन्होंने ना, अब देखो लैंड रूट तो यहाँ से कोई था नहीं, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि वो वाया सी रूट कोई एक रास्ता खोजें। तो इसी उसमें अब पुर्तगीज लग गए, क्योंकि क्या था कि इंडिया से बहुत पुराना ट्रेड था और उनकी काफी इकोनॉमी जो है इंडिया पे डिपेंडेंट थी। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इंडिया की सी रूट की उन्होंने खोज करना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे साहब निकले, वो हमारे कौन थे, वो हमारे बार्थो लूमियो डायस साहब थे, जो कि 1487 में यहाँ से पुर्तगीज से चले, यहाँ से चले और यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से होते हुए, और ये यहाँ पे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप यहाँ पे पहुंचे। अब इन्हें क्या लगा, इन्हें लगा कि यही इंडिया है, और ये बड़े खुश हो गए कि हमने इंडिया की खोज कर ली है, मुझे इंडिया मिल गया है। तो ये केप ऑफ गुड होप से ये ढूंढ के ये वापस चले गए। इनको क्या लगा कि इन्होंने इंडिया की खोज कर दी, और इन्होंने जाके पुर्तगीज में जाके हल्ला कर दिया कि भाई हमें इंडिया मिल गया है, मैंने इंडिया खोज दिया। पुर्तगीज लोग बड़े खुश हुए कि वाह 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 भाई, इंडिया मिल गया है। और सारे जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, अब वो लोग सब लोग इसी तैयारी में लग गए कि चलो भाई इंडिया चलना है, ट्रेड करना है। तो इस चक्कर में अब हमारे क्या थे, अब हमारे वास्को डिगामा साहब, ये 1498 में ये निकले, इसी रूट से होते हुए वाया केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से ये निकले, यहाँ से निकले। तो जब ये पहुंचे तब इन्हें पता चला कि भाई ये तो अफ्रीका है, ये तो है ही नहीं। तो फिर ये यहाँ से ऐसे 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 होते हुए, और ये फिर यहाँ से ऐसे इंडिया आए। तो ये हमारे पूरा बैकग्राउंड है कि क्यों नीड पड़ी, क्यों हमारे यूरोपियंस जो थे वो क्यों हमारे कंट्री में आना चाहते थे। तो इस तरीके से वाया सी रूट जो है, हमें इंडिया का एक रूट पता चला, जो पुर्तगीज को पता चला, और उन्होंने इंडिया की खोज करी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ी बात थी, तो वो एक तो हमने ये जाना कि ऑटोमन कंट्रोल था, अरब का डोमिनेंस था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लैंड रूट को बंद कर दिया था। यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो लैंड रूट था ये बंद कर दिया था। तो अब यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने नए जो रूट था उसकी उन्होंने खोज करना शुरू करी। उसके बाद देखो, यूरोपियंस ट्रेड विद इंडिया ड्यूरिंग संगम एज यूजिंग सिल्क रूट, अरेबियन सी एंड द मेडिटेरियन सी। तो हमारा जो यूरोपियंस था, हमारा ट्रेड जो है संगम एज से चला आ रहा था, बाया सिल्क रूट, अरेबियन सी और मेडिटेरियन सी से। और इनका एक और रीजन था अपने इंडिया में आने का, वो था प्रॉफिट। और दूसरा प्रॉफिट तो देखो जैसे था ही, एक दूसरा था रिलीजियस मोटिवेशन। ये क्या है, ये क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे अदर कंट्रीज में। तो एक इनका बड़ा मोटिवेशन था रिलीजियस मोटिवेशन, इस चक्कर में भी ये लोग इंडिया आए। तो अब हम लोग समझते हैं पूरी डिटेल में कि एडवेंट ऑफ पुर्तगीज। उसके बाद देखो हम लोग एक ना क्रोनोलॉजी पहले समझ लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन कंट्रीज हमारे इंडिया में आई। तो देखो सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझने से पहले वो यहाँ पे हम समझते हैं,
यहाँ पे देखो सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारी कंट्री में कौन आए, पुर्तगीज आए, जैसा कि आपको पता चला, पुर्तगीज, पुर्तगीज आए। उसके बाद कौन आए, उसके बाद हमारी कंट्री में आए डच, डच आए। और ईयर भी देख लेते हैं, पुर्तगीज जो है 1498 में आए, पुर्तगीज 1498 में आए। और 1602 में कौन आए, डच आए, 1602 में डच आए। उसके बाद हमारे यहाँ फिर आए ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स आए 1608 में, ब्रिटिशर्स आए 1608 में। उसके बाद हमारे डेन्स आए, उसके बाद हमारे डेन्स आए 1616 में। उसके बाद कौन आया, उसके बाद हमारे 1624 में कौन आया, फ्रेंच आया, फ्रेंच आया 1624 में। और उसके बाद फिर जब 1624 के बाद 1757 में, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, बैटल ऑफ प्लासी हुई। और उसके बाद से ऑफिशियली हमारी कंट्री में कौन रह गए, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने अपनी गवर्नमेंट बना ली और ब्रिटिशर्स रह गए। तो यह पूरी कहानी आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ पुर्तगीज से, ठीक है। तो पहले हम लोग एडवेंट ऑफ पुर्तगीज स्टार्ट करते हैं। तो देखो पुर्तगीज में एक हमारे फ्रेंच प्रिंस हेनरी साहब थे, प्रिंस हेनरी साहब थे, ये नेविगेटर थे, क्योंकि स्टार्टेड अ मैरीटाइम स्कूल ऑफ पुर्तगीज, है ना। और उसके बाद इन्होंने जो है एज अ नेविगेटर इन्होंने कई रिसर्च करी, लाइक इन्होंने एडवांस शिप बनाए, ठीक है, लाइक द कैरेविल एंड कैराक। और फर्स्ट पुर्तगीज मिशन जो है वो हमारे, जैसा कि हमने ऊपर देखा, वास्को डी गामा साहब के द्वारा था। ये कहाँ पहुंचे थे, ये कैलीकट पहुंचे थे वाया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये कहाँ पहुंचे थे, ये कैलीकट पहुंचे थे। और केप ऑफ गुड होप के बाद ये जो है इनको जो है एक अब्दुल माजिद साहब मिले, अब्दुल माजिद साहब मिले, ठीक है। तो हमारे वास्को डी गामा साहब को कौन मिला, अब्दुल माजिद साहब, अब्दुल अब्दुल माजिद साहब मिले। तो अब्दुल माजिद साहब ने ही इनको हमारे इंडिया का रूट बताया था, इनको हमारे इंडिया का रूट किसने बताया था, अब्दुल माजिद साहब ने बताया था, ठीक है। तो ऋषि और उसके बाद इन्होंने इनको जो है काफी फेवर मिला वहां के जो लोकल रूलर थे जैमुरिन साहब से, जैमुरिन साहब से इनको काफी जो है क्या मिला, काफी फेवर मिला। और इसके बाद जो वास्को डी गामा साहब थे, वास्को डी गामा देखो हमारी कंट्री में एक बार नहीं आए, वास्को डी गामा साहब हमारी कंट्री में 3 बार आए। एक बार तो ये वास्को डी गामा आए हैं 1498 में, उसके बाद ये आए हैं 1501 में, उसके बाद ये कब आए, उसके बाद ये आए हैं 1524 में। और 1524 में ही ये जो है कोचिन में जाके, कोचिन में जाके ये खत्म हो गए, 5 डबे कोचिन में जाके ये खत्म हो गए। तो इतने साल ये 3 बार हमारी कंट्रीज में आए। जब ये 1498 में आए थे, तब जब ये हमारे यहाँ से स्पाइसेस ले गए थे, तो इनको बहुत प्रॉफिट हुआ था, मतलब आप मान के चलिए कि 10x प्रॉफिट, 10x प्रॉफिट हुआ था। इस वजह से मतलब इन्होंने, जब इनको इतना प्रॉफिट हुआ तो वहां के जो और भी ट्रेडर्स थे, फिर उनको भी लगा कि जब ये जा सकते हैं और इतना ट्रेड कर सकते हैं और इतना रिटर्न मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो इसी इच्छा के साथ हमारे अगले जो भाई साहब थे, वो हमारे कौन थे, हमारे पेड्रो एल्वरेज कैब्राल साहब, ठीक है। पेड्रो एल्वरेज कैब्राल साहब जो थे, ये हमारे अगले थे। और ये जो है पुर्तगीज कंपनी बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स ट्रेड पोस्ट इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक ट्रेड पोस्ट बनाया इंडिया में, एंड दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेटलमेंट इन कहाँ कहाँ, कोचिन में, गोवा में, दमन एंड दीव में, बसीन में और बॉम्बे में। यहाँ यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ट्रेड पोस्ट बनाया, ट्रेड पोस्ट बनाया। उसके बाद देखो इन्होंने एक चीज, हमारे पेड्रो एल्वरेज कैब्रल साहब ने एक सिस्टम क्या किया, इन्होंने एक चीज करी, कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम, सिस्टम। अब ये कार्टेज सिस्टम क्या है, कार्टेज सिस्टम क्या है, कार्टेज सिस्टम सिंपल है कि एक नेवल ट्रेड लाइसेंस होता है, ठीक है, एक नेवल ट्रेड लाइसेंस होता है। और ये मतलब वहां पे जो भी लोग आएंगे उस एरिया से, तो उनको ना एक फी पे करनी पड़ेगी, एक पास टाइप का इशू होगा, उसको इंडियन ओशियन को यूज करने के लिए उनको एक फीस पे करनी पड़ेगी।
वही एक कल्चरल सिस्टम है। तो वही जो चीज देखो अरब अरेबियंस ने उनके साथ करी थी, तो वही चीज हमारे पेड्रो एल्वारेस कैब्रल साहब ने अरेबियंस के साथ करी है। और जो और भी जो लोग थे जो इस एरिया को का यूज करेंगे, इस रूट का यूज करेंगे, तो उनको एक फीस या एक चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वही है हमारा क्या कार्ट्रेज सिस्टम, ठीक है, वही है हमारा कार्ट्रेज सिस्टम। और उसके बाद पुर्तगीज एम्प्लॉयड दिस सिस्टम आफ्टर मोनोपोलाइजिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाया ट्रेड रूट। उसके बाद देखो इन्होंने ना बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि एक देखो इन्होंने कैज़्यू नट कैज़्यू नट कैज़्यू नट की खेती हमारे यहाँ हुई। एक बेकार चीज भी करी कि टोबैको का हमारे यहाँ कल्टीवेशन हुआ। इन्होंने जो है शिप मेकिंग में मतलब हमारे इंडिया काफी एडवांस शिप यहाँ पे आई, है ना। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज है कि क्या प्रिंटिंग प्रेस हमारी कंट्री में इनके द्वारा ही लाई गई थी, मतलब सबसे पहली बार। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, अब देखो 18th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते जो पुर्तगीज था, पुर्तगीज का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन करने लगा था। उसका कुछ रीजन है, देखो एक तो ना इनका इनका एक तो देखो इन्होंने एक मोनोपोली बना ली थी, और इनके ना रिलेशनशिप्स हमारे जो रूलर्स थे उनके साथ बहुत खराब होने लगे थे। और इनका एक चीज सबसे बेकार चीज इनकी एक ये चीज थी कि ये रिलीजियसली काफी इंटॉलरेंस थे। एक तो देखो मुस्लिम्स के लिए ये काफी इंटॉलरेंस थे, और बाद में स्टार्टिंग में तो ये हिंदूज के लिए ठीक रहे, लेकिन बाद में ये हिंदूज के लिए भी काफी इंटॉलरेंट हो गए, है ना। हिंदूज के लिए भी काफी इंटॉलरेंट हो गए। और उसके बाद देखो इनको जो है पायरेट्स कहा जाने लगा। मतलब क्या पायरेट्स क्या है कि एक मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि ये चोरियां करने लगे, मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल रीजन था, तो जो और अदर कंट्रीज के जो शिप जाया करते थे ये क्या करते थे, लूट लिया करते थे। तो इनकी जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इन्होंने अपनी इमेज जो है बहुत ज्यादा खराब कर ली थी। और क्या हुआ करता था देखो, उसके बाद ना ग्रोथ ऑफ हमारी कंट्रीज में इंग्लिश आए, डच आए, तो इनकी भी काफी ग्रोथ होने लगी थी। इनका भी अच्छा ट्रेड था, इनके रिलेशंस भी इंग्लिश के थे, तो हमारे जो रूलर्स थे उनके साथ इंग्लिश के रिलेशंस अच्छे थे। तो जिस वजह से इंग्लिश हमारी कंट्री में सरवाइव कर पाए, और धीरे धीरे करके इनका जो है इनका डिक्लाइन होने लगी, पतन होने लगा इनका। तो एक उसके बाद एक हमारे और साहब आए हैं, ये है फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। अब फ्रांसिस्को दी अल्मेदा साहब की बात भी समझते हैं। देखो ये क्या थे, ये फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय थे जो कि 1505 में आए थे। 1505 में ये मतलब एज अ गवर्नमेंट की साइड से आए थे, और ये क्या थे, ये पुर्तगीज इंडिया के मतलब फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में टू एस्टेब्लिश पुर्तगीज कंट्रोल ओवर द ट्रेड वाया इन 1508 ही डिफीटेड बाय, ये देखो इन्होंने क्या किया, जॉइंट नेवल फोर्सेस ऑफ किंगडम इजिप्ट गुजरात एंड इन द वॉर ऑफ चौल। जब चौल का युद्ध हुआ तब ये जो है डिफीट मतलब ये हार गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज क्या हुआ, इनका एक सन जो है उसमें इनके सन की मृत्यु हो गई। तो द वेरी नेक्स्ट ईयर इन द 1509 ही डिफीटेड द इन द बैटल ऑफ ड्यू में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बदला ले लिया, और वहां पे ड्यू में इन्होंने जो है वो बैटल जीत ली। तो एक चीज हमें बहुत जरूरी समझने की जरूरत है कि जो पुर्तगीज थे इनके जो गवर्नर थे वो सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए रहते थे, ये 1505 से 1509 तक रहे। लगभग ये 3 साल का इनका टर्म होता था, है ना। और 3 साल बाद फिर अगर कोई आ जाएगा, तो इस तरीके से इनका चल रहा था, ठीक है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद एक और आए हमारे, कौन, फ्रांसिस्को दी एल्ब्यूकॉर्के। इसके बाद कौन आए, फ्रांसिस्को, नहीं सॉरी, अल्फेंसो दी एल्ब्यूकॉर्के। इसके बाद आए हमारे अल्फेंसो दी एल्ब्यूकॉर्के। फ्रांसिस्को तो ये थे, अल्फेंसो एल्फेंसो दी एल्ब्यूकॉर्के। अल्फेंसो दी एल्ब्यूकॉर्के ये कब आए, 1509 से 1515 तक हमारे ये भाई साहब रहे, अल्फेंसो दी एल्ब्यूकॉर्के। अब ये क्या थे, ये हमारे सेकंड गवर्नर थे, सेकंड गवर्नर थे, पुर्तगीज गवर्नर थे इंडिया के, ठीक है। ये हमारे सेकंड पुर्तगीज गवर्नर थे। उसके बाद इन्होंने ना काफी सारे बेसिस बनाए थे, कहाँ पे, मालाबार में। मालाबार में हो गया इनका बेसिस, इनका मलक्का में इनका एक बेसिस था, ठीक है।
मलक्का में इनका एक बेसिस था। उसके बाद इन्होंने रेड सी में भी काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस जमा रखा था, और इन्होंने अरमूज में अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस जमा रखा था। तो ये था इनके बारे में, है ना। और इन्होंने ना क्या किया था, गोवा को एक्वायर कर लिया था। एक्वायर्ड गोवा इन 1510 में। किससे? बीजापुर सुल्तान से। बीजापुर सुल्तान से इन्होंने गोवा एक्वायर कर लिया था, ठीक है, बीजापुर सुल्तान से। और इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी थी अपने कंट्री में, वो थी एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड सती। उन्होंने कहा भाई ये सती वती क्या करते हो तुम लोग, और इन्होंने क्या किया, सती को खत्म किया। तो एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज करी थी सती को एबॉलिश करके। और इसके बाद फिर हमारे एक आए नीनो दी कुन्हा। उसके बाद आए नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। कुन्हा। नीनो दी कुन्हा साहब आए, ठीक है। अब नीनो दी कुन्हा साहब की कहानी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इन्होंने सबसे पहली चीज करी कि इन्होंने अपना हेड ऑफिस बदला। इन्होंने अपना कोचिन से हेड ऑफिस कर दिया गोवा में, ठीक है। उसके बाद नीनो साहब ने क्या किया, इन्होंने दीव और बसीन एक्वायर कर लिया, है ना। कैसे? बहादुर शाह से। बहादुर शाह। बहादुर शाह। बहादुर शाह और गुजरात। सुनते हैं कि गुजरात के बहादुर शाह को इन्होंने मार भी दिया था। पहले इन लोगों की थोड़ा अनबन हुई और ये शिप में ले गए, और वहां पे इन्होंने क्या किया, अपने बहादुर शाह को मार दिया था। तो उनसे इन्होंने ये बसीन ले लिया था। और इन्होंने पुर्तगीज का एक्सपेंशन जो है कहाँ पे, बंगाल में बहुत बढ़ाया है। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन बंगाल। बंगाल में इन्होंने पुर्तगीज का एक्सपेंशन बहुत बढ़ाया है। तो ये हमारी पूरी कहानी थी पुर्तगीज की, कि पुर्तगीज हमारी कंट्री में कैसे कैसे आए, कैसे सरवाइव करे, कैसे रहे। इसके बाद अब हम लोग देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि पुर्तगीज का देखो डिक्लाइन हुआ, ये तो हमने जाना कि डिक्लाइन के रीजन क्या थे। तो डिक्लाइन के वही रीजन थे कि जैसे इन्होंने इनका एक तो पॉलिटिकली ये लोग अपनी कंट्री में अच्छे से नहीं सरवाइव कर पाए, क्योंकि पॉलिटिकली अगर ये लोग रूलर्स के साथ बना के चलते तो ये लोग सरवाइव कर पाते। उसके बाद एक सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी, ये रिलीजियसली बहुत ज्यादा मतलब उनको क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना था। इस वजह से इन्होंने जो और रिलीजन्स थे उनके लोगों को बड़ा परेशान किया, जैसे मुस्लिम्स हो गए या हिंदू हो गए, तो इनको बड़ा परेशान किया। समझेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो 1599 में हमारा क्या था, इंग्लिश मर्चेंट जो ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट हुआ करता था, उन्होंने एक मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से ग्रुप बनाया था। एडवेंचर्स, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका जो एम था वो ये था कि इनको 15 साल तक हमारी कंट्री में ट्रेड करना था। मतलब ऐसा, वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने उनको परमिशन ग्रांट करी थी कि वो ईस्टर्न कंट्रीज में 15-15 ईयर्स तक वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्परर जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर की कोर्ट में भेजा, ताकि वो परमिशन ग्रांट करे कि वो सूरत में फैक्ट्री बिल्ड कर सके। तो इसकी उनको परमिशन के लिए वो गए, बट उनको क्या हुआ, परमिशन नहीं मिली। बिकॉज पुर्तगीज इतने टाइम से हमारी कंट्री में ट्रेड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली परमिशन अभी उनको तुरंत नहीं दे सकता था कोई भी रूलर होगा। तो उसके बाद फिर देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कैप्टन विलियम्स हॉकिंस थे, ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स थे टू एंटर इंडिया वाया सी रूट। और उसके बाद इनको जो है 1611 में परमिशन मिली सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए। उसके बाद 1613 में, नहीं 1613 से 1615 के टाइम पे हमारे थॉमस रुई साहब आए। तो इनको परमिशन मिली कि ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद और भरूच। तो इन एरियाज में भी हमारे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज खोली। और उसके बाद देखो धीरे धीरे ये लोग सदर्न इंडिया में भी काफ़ी फैले। देखो ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मुगल एम्पायर के बाहर मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली थी। और उसके बाद फिर वो मद्रास में 1639 में, उसके बाद हुगली में 1651 में। ऐसे धीरे धीरे करके वो सदर्न इंडिया में भी उन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया। और उसके बाद फिर वो ईस्टर्न इंडिया में भी पहुंचे, और उन्हें बालासोर में 1611 में अपनी फैक्ट्री खोली। और इन 1691 द कंपनी एक्चुअली, इनको ना कस्टम ड्यूटीज से राहत मिली, और इनको एक एनुअल पेमेंट के बेसिस पे 3000 रुपये पे करने थे, और ये बंगाल में अपना ट्रेड कर सकते थे। और उसके बाद सूबेदार ऑफ बंगाल आजिम उस
ने इनको जमींदारी राइट्स भी दिए, लाइक सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर में ये ब्रिटिशर्स एट अ पेमेंट ऑफ 1200 रुपए में ये जो है वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। और उसके बाद इन्होंने फोर्ट सेंट विलियम्स फोर्ट बनवाया अपना कलकत्ता में। उसके बाद मीनवाइल 1662 में द पुर्तगीज के जो पुर्तगीज ने किंग चार्ल्स को बॉम्बे दे दिया एज अ डोरी। तो अब जब किंग चार्ल्स के पास बॉम्बे पहुंच गया तो फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया करती थी, किंग चार्ल्स से बॉम्बे लीज में ले लिया करती थी और वहां पे वो लोग अपना अपना ट्रेड किया करते थे। और उसके बाद किंग ऑफ चंद्रागिरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास के आसपास की जो फैक्ट्रीज थी वहां पे स्टेब्लिश करने के लिए भी परमिशन दे दी। तो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज वहां पे स्टेब्लिश किया। और देखो 1615 के बाद का जो टाइम है वो टाइम ब्रिटिशर्स के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब बहुत अच्छा टाइम ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि 1617 में फारूक सियार ने क्या किया था, ना ही सिर्फ उन्होंने प्रिविलेजेस दिए बट इवन उन्होंने परमिशन दी कि वो क्वाइन मिंट कर सकते हैं, क्वाइन मिंट कर सकते हैं बॉम्बे में। तो ये सब राइट्स उनके पास पहुंच गए, उनको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिलने लगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया। और फिर धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स से, मतलब ट्रेडिंग से कब वो अपनी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकली वो हमारे इंडिया को इन्फ्लुएंस करने लगे, ये हम लोग को पता ही नहीं चला धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में। एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के, तो अब हम लोग समझेंगे एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। तो सबसे पहले डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में बनाया। तो डच के जो कॉर्नवेलिस डी हॉटमैन साहब थे, ये फर्स्ट डच सिटीजन्स थे जो इंडिया में आए। और उसके बाद 1602 में क्या हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी फॉर्म हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। और उसके बाद ट्रेडिंग सेंटर्स इनके मसूलीपट्टनम थे और पुलिकट थे। इनके ट्रेडिंग सेंटर थे मसूलीपट्टनम, और एक इनका इनका एक ट्रेडिंग सेंटर था पुलिकट। और भी इनकी अदर फैक्ट्रीज थी, लाइक सूरत में थी, कासिम बाजार में थी, पटना, बालासोर, नागपट्टनम एंड कोचिन। तो वो डच ने जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल में बनाई वो पीपली में बनाई इन 1627। और डच ज़्यादातर ना स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, राइस एंड ओपियम में ट्रेड करते थे। और डच डच ही डच ही थे जिन्होंने हमारी कंट्री को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बहुत मतलब बढ़ाया। और पुलिकत उनका जो है मेन सेंटर हुआ करता था, बट बाद में उन्होंने अपना सेंटर नागपट्टनम में रिप्लेस कर लिया। और डच, देखो डच एक पहली कंट्री थी जिन्होंने स्टॉक इशू किए थे। तो स्टॉक इशू करने वाली पहली कंपनी अगर कोई थी तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और उसके बाद फोर्टिफिकेशन भी इन्होंने काफ़ी किया। और देखो सबसे बड़ी चीज़, हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझते हैं कि डच का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे इंग्लिश इतना हमारे कंट्री में रहे और डच एकदम मतलब डिक्लाइन हो गया। उसका एक रीज़न था एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो डच राइवलरी, इसमें क्या था, इसमें डच ने और एंग्लो ने एक राइवलरी थी कि डच जो थे उन्होंने सेटलमेंट हुआ था इनके बीच में, जिसमें इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था 1667 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इंडोनेशिया छोड़ देंगे, क्योंकि डच का काफ़ी प्रेजेंस इंडोनेशिया में था। तो हमारे इंग्लिश ने बोला कि हम इंडोनेशिया छोड़ देंगे। और वहीं वहीं डच ने बोला कि हम अ, इंडिया छोड़ देंगे। तो मतलब इन लोगों का कंप्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद भी एक बैटल ऑफ बेदारा, जिसे बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, 1759 में 1759 में बैटल ऑफ बेदारा और बैटल ऑफ हुगली, वहाँ पे डच जो है उस बैटल में डच हार गया। तो इस तरीके से डच का डिक्लाइन हुआ है। और बैंक्रप्सी और ट्रांसफर टू द ब्रिटिश, मतलब उनकी बैंक्रप्सी के बाद उन्होंने अपनी सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र कर दी। ये भी एक रीज़न था, क्योंकि एंग्लो डच ट्रीटी जो हुई थी उसमें जब फोर्थ एंग्लो डच वॉर हुआ था जिसमें बैंक्रप्सी में हमारा डच पहुंच गया। तो 1799 के आसपास इन्होंने क्या किया, इन्होंने डच ने अपनी सारी इंडिया की सारी ट्रांसफ़र सारी चीज़ें इंग्लिश को ट्रांसफ़र कर दी थी। तो इस तरीके से इंग्लिश बढ़ा और ब्रिटिशर्स बढ़े और डच हमारा यहाँ से अपना चला गया। ये रीजंस थे। अराइवल्स ऑफ डेन्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में डेन्स कैसे आए, तो देखो डेन्स डेनमार्क के लोगों को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी जो कॉलोनीज थी वो ट्रांक्यूबार, तमिलनाडु, सीरमपुर, बंगाल, निकोबार आइलैंड में अपनी इनकी कॉलोनीज थी। और सीरमपुर इनका जो है हेडक्वार्टर हुआ करता था। और डच एडवेंचर मार्केलिस डी
बॉस्यूअर, इन्होंने पुर्तगीज से मतलब फाइट के लिए इनको मिलिट्री असिस्टेंट की जरूरत थी, तो इन्होंने अपील करी अपने मतलब अपने किंग से, क्रिश्चियन फोर्थ, कि उनको जो है मतलब उनको मोनोपोली मिल जाए ट्रेड में, जिससे ये काफ़ी कन्विंस्ड भी हुए, जो कि डेनमार्क और नॉर्वे के किंग थे, और इन्होंने एक चार्टर इशू किया 1660 में कि इनको मोनोपोली मिलती है 12 ईयर्स तक की। उसके बाद इनकी कुछ इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी है, जैसे सीरमपुर मिशन प्रेस, मिशन प्रेस जो कि इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। और देखो एक रीज़न है कि डेन्स क्यों फेल हुए, तो उसका एक रीज़न था कि डेन्स इसलिए फेल हुए क्योंकि वो मतलब उनकी जो नेवी थी वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उसके बाद ये रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सेटलमेंट किया, और उसके बाद उन्होंने एट लास्ट अपनी सारी चीज़ें सोल्ड कर दी ब्रिटिशर्स को इन 1845। तो रीज़न्स क्या हैं डिक्लाइन के, तो पहला रीज़न है कि इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, और उनकी प्राइमेसी थी स्पाइस ट्रेड पे, वो सिर्फ स्पाइस ट्रेड उनको उन्होंने अपनी एक मतलब प्रेफरेंस दी हुई थी। उसके बाद रिलेटिवली वीकर नेवी देन ब्रिटिश, तो दीज आर द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया। तो इस तरीके से ये रीज़न थे, और इस तरीके से हमारा जो ब्रिटिश है वो बढ़ा, और जो डच है वो अपना डिक्लाइन कर गया। अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। सो फ्रेंच का अराइवल कैसे हुआ ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कब बनी, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और देखो फ्रेंच जो था लास्ट एमंग द यूरोपियन कंपनीज टू एंटर इंडिया, ये सबसे लास्ट थे जो इंडिया में आए, और इनको 50 साल की मोनोपोली मिल गई फ्रेंच ट्रेड की इन इंडियन एंड द पैसिफिक ओशियन। और उसके बाद 1667 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में बनाई, और उसके बाद 1669 में इन्होंने मसूरी पटना में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। और उसके बाद ये फैक्ट्री कैसे बनाई, इनको जो सुल्तान थे गोलकुंडा के उनसे परमिशन मिली, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक फाउंडेशन पौंडीचेरी में रखी बाई लेड बाई मार्टिन इन 1673। और उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाया चंद्रनगर में, और जो कि परमिशन गिवन बाई नवाब ऑफ बंगाल शाइस्ता खान। उसके बाद जो फ्रेंच पावर थी वो डिक्लाइन हुई 1706 से 1720 तक, और उसके बाद फिर लेड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इन 1720 में इनकी जो है ये लोग रिवाइव्ड हुए बाई गवर्नर लीनियर एंड ड्यूमेस 1720 और 1742 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मालाबार के माही को एक्वायर किया, यनम इन कोरोमंडल, और उसके बाद कारीकर इन तमिलनाडु। उसके बाद हमारे एक ड्यूप्लेक्स साहब आए जो कि बंगाल के जो कि फ्रेंच के गवर्नर थे। और उसके बाद फिर स्टार्ट हुई एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो कि कन्वर्ट हुई किसमें, कार्नेटिक वॉर्स में। कार्नेटिक कार्नेटिक वॉर्स में कन्वर्ट हुई कार्नेटिक वॉर्स में कन्वर्ट हुई। और उसके बाद तीन कार्नेटिक वॉर्स हुए तीन कार्नेटिक वॉर्स हुए तीन कार्नेटिक वॉर्स हुए। पहला तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, उसके बाद हुआ सेकंड कार्नेटिक वॉर, उसके बाद हुआ थर्ड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे हुए, 1746 से 48 1746 से 48 में हुआ, और उसके बाद 1749 से 54 में हुआ, और उसके बाद 1757 से 63 में हुआ। और इसको हम लोग बैटल ऑफ वोंडी वॉर्स भी कहते हैं वोंडी वॉर्स भी कहते हैं। और इसमें ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हो गई इसमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हो गई, और हमारे फ्रेंच के लोग हार गए। तो जिस वजह से फिर इन्होंने अपनी लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे जो इंडिया में जितना इनका सारी चीज़ें थी वो इन्होंने लूज़ कर दी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फ्रेंच का। तो यहाँ पे हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट किया। ये चैप्टर मैंने बड़े ही शॉर्ट में और सारी चीज़ें कुछ भी ना छोड़ते हुए आपको समझाया है, और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें अदर चैप्टर जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आती है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर आप बने रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई मैं चेंज करूँ, या जो भी मेरा पढ़ाने समझाने का जो वे है उसमें अगर कोई आप चेंज चाहते हो, या जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में वो रिकमेंडेशन दें, और मैं और भी इससे अच्छे और बेहतर कंटेंट आगे लाता रहूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हों, या जो भी मॉडर्न इंडिया समझना चाहते हों, तो उनको ये वीडियो शेयर करें। सो वेल, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I just want to say thank you so much. Bye.